मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब वकार रसूल साहब, मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिला सदर और सेगमेंट इंचार्ज जनाब सजाद शाहीन साहब, रामबन डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी चेयरपर्सन हमारी बहन शमशादा जी, यहाँ पे आए हुए मेरे सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी अजय सलोत्रा साहब, रतनलाल गुप्ता साहब, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के तमाम ओहदेदार हजरात, भाइयों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अभी 2 दिन नहीं हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मुझे बानेहाल के लोकसभा सीट पे लड़ने की हिदायत दी गई, लेकिन मैंने अपना इलेक्शन एक तरफ रख के पहले यह जरूरी समझा कि मैं चुनाव वादी में आऊं और यहां लोगों को मौजूदा हालात के बारे में खबर पहुंचाने की कोशिश करूं। हम किस मकसद से आए हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ पे 19 तारीख को वोट पड़ने हैं। बानिहाल, खड़ी, चुनाववादी, उधमपुर के लोगों ने ये तय करना है कि उनका नुमाइंदा यहाँ से दिल्ली कौन होना चाहिए जो यहाँ के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी कर सके। और सीधा सीधा आपके सामने दो उम्मीदवार, दो तरह के सोच हैं। उम्मीदवार बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप इन उम्मीदवारों को तोलोगे तो इस वाले की कम उम्मीदवार बेशक अलग होंगे, लेकिन सोच 2 ही तरह के हैं। एक तरफ से वो सोच, वो लोग जब यात्रा निकालते हैं तो लोगों को लड़वाने के लिए निकालते हैं। वो लोग जो यात्रा निकालते हैं तो नफरत फैलाने के लिए निकालते हैं। वो लोग जो यात्रा निकालते हैं तो आपसी भाईचारे को तहस नहस करने के लिए यात्रा निकालते हैं। वो लोग जब यात्रा निकालते हैं तो मस्जिदों को खत्म करने के लिए यात्रा निकालते हैं। वो लोग जब यात्रा निकालते हैं तो पीछे पीछे जो है खून की नदियां जो है वो बहनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ से वो सोच और वो लीडर, वो जब यात्रा निकालते हैं तो मकसद उनका एक ही होता है कि किसी तरह हम लोगों को जोड़ें, किसी तरह हम लोगों को एक साथ लाएं, किसी तरह हम मजहब की जो फसाद है, मजहब की जो सियासत है, इसको हम खत्म करें। किस तरह हम भाईचारा तुम्हारा जिंदा करें, किस तरह हम मुल्क को जोड़ें, किस तरह अमन कायम करें। यही 2 सोच है। एक तरफ से वो लोग जो झूठ बोल के यहाँ के लोगों के दिलों को बहलाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ से वो लोग जिन्होंने यहाँ तरक्की के जो है जाल बिछाए। सही कहा वकार ने, उम्मीदवार बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार फैसला आपने 2 में करना है। आखिर बीजेपी की इतनी क्या कमजोरी कि उनको बाहर से उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं अपनी मदद कराने के लिए? क्या 10 साल जो यहाँ एमपी रहे हैं, क्या इतने कमजोर रहे? क्या इतने कमजोर रहे कि उनको दूसरों की जरूरत पड़ी? अब बात ये आती है, बात ये आ जाती है कि चाहे वो डस्टबिन बाल्टी हो, चाहे कोई और हो, किस मकसद से मैदान में आए हुए हैं, इस पे सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो आप फैसला करोगे इसका असर अगले 5 साल तक आपको भुगतना होगा। ये सिर्फ एक दिन का फैसला नहीं है। अगर एक दिन का फैसला होता मैं कहता चलिए ना, आप आज गलती करिए, कल आप उसको दुरुस्त कर सकते हो, लेकिन आज का जो फैसला है इसको 5 साल तक आपको भुगतना होगा। अब एक तरफ से वो लोग जो कहने के लिए कहते हैं कि हम पार्टी बना रहे हैं, लेकिन उनका पार्टी मां सिवाय चुनाववादी में
कहीं और उसका असर रसूख देखने को नहीं मिलता। मुझे अफसोस होता है, दिल से मैं कहता हूं। मेरे वालिद साहब आजाद साहब के बहुत करीब थे। एक बार नहीं 2 बार आजाद साहब को उन्होंने राज्यसभा पहुंचाया। लेकिन आज आजाद साहब की हालत देख के वाकई अफसोस होता है, अफसोस होता है। दिल से मैं ये बात, मैं दिल से ये बात कह रहा हूं। मैंने उनके घर में खाने खाए हैं ना, उस बात का मुझे, उनको एहसास नहीं है, मुझे तो एहसास है। कहां पे कांग्रेस में सबसे बड़े लीडरों में वो गिने जाते थे। हम तो कहते थे कि इंशाल्लाह कांग्रेस की हुकूमत आएगी, शायद ये मुल्क के नायब सदर या सदर बन सकते हैं। कांग्रेस ने उनको कौन सी कमी रखी थी? कौन सा ओहदा था जो उनको नहीं मिला था? जितनी मेरी सियासी करियर है, जितनी मेरी जिंदगी है, शायद उतना वो वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, वहां मुल्क के लीडर थे। आज एक पार्लिमानी हलके के लीडर रह गए, एक पार्लिमानी हलके के लीडर रह गए जनाब। जब कांग्रेस से निकले थे क्या कहा था? कहा था मैं जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहा हूं, लेकिन एक नेशनल पार्टी बना रहा हूं। नेशनल पार्टी मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक आजाद साहब पार्टी बनाने जा रहे थे। आज मुझे बताइए ना, चुनाव वादी इस उधमपुर की सीट के अलावा उनका उम्मीदवार कहां है? कहां है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? अगर नहीं है तो पूछिए क्यों नहीं? जम्मू से उम्मीदवार क्यों नहीं उतरा? क्यों नहीं उतरा? क्योंकि वहां से मजबूरन उनको हिंदू कैंडिडेट उठाना पड़ता, बीजेपी का वोट कटता, नाराज हो जाते मोदी जी। अनंतनाग, जिस अनंतनाग की सीट के लिए खुद आजाद साहब की पार्टी ने उनके नाम का ऐलान किया था। एनाब पार्टी मैं भी चलाता हूं। आपको क्या लगता है बिना सदर से पूछे हुए कोई ऐलान हो सकता है? तो फिर आजाद साहब जब कहते हैं कि मेरे पार्टी वालों ने मुझसे पूछे बिना मेरा नाम का ऐलान किया, क्या हम इसको सच तस्लीम करें? सच तो यह है कि उन्होंने खुद कहा कि मैं लड़ूंगा, फिर हालात बदल गए। हमने मियां अल्ताफ साहब का नाम जो है मैदान में उतारा, टांगे हिल गई, बीजेपी का इशारा आया, हट गए पीछे। जम्मू से कोई उम्मीदवार नहीं, अनंतनाग से कोई उम्मीदवार नहीं, श्रीनगर से कोई उम्मीदवार नहीं, बारामूला से कोई उम्मीदवार नहीं। उम्मीदवार उतारा तो सिर्फ उधमपुर की पार्लिमानी सीट से, और चुन के भी उम्मीदवार उतारा कि यहां पे चुनाववादी के वोट जो है वो बढ़ जाएं। मकसद उनका जीतना नहीं है, ये लिख के ले लीजिए मुझसे, क्योंकि अगर वो जीतना चाहते थे खुद मैदान में आजाद साहब उतर जाते, खुद उतर जाते। क्या जरूरत थी अपने किसी साथी को लाने की? क्योंकि वो जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरे हैं, वो आपकी आवाज को कमजोर करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये याद रखिए खड़ी के आप, यहां जो वोट हाथ के निशान के अलावा किसी भी और निशान पे पड़ा, वो सीधा सीधा कमल के फूल को वोट पड़ रहा है। ये याद रखिएगा, ये किसी और को वोट नहीं जा रहा है, किसी और को नहीं। और किस कमल के फूल को? जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, हमारे 2 हिस्से किए, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी इज्जत, हमारा वजूद, सारा कुछ तहस नहस किया। अरे ना, इस जम्मू कश्मीर में अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने देखा
कि ईद के रोज पे सरकारी मुलाजमों को छुट्टी नहीं मिली, नहीं मिली छुट्टी। सरकारी मुलाजमों को कहा गया या कैजुअल लीव काटो या हम आपको एब्सेंट कर देंगे। अरे ना, आप जरा दिल्ली में या यूपी में या महाराष्ट्र में या गुजरात में दिवाली के रोज छुट्टी मत रखो, मैं भी देखूं। अरे ना, यहां जम्मू कश्मीर में स्कूलों में होली के 2-2, 3-3 दिन छुट्टियां आप दे देते हो। यहां ईद के रोज सरकारी मुलाजमों को एब्सेंट कर देते हो आप लोग। जुमा की नमाज अदा करने वाले नमाजियों को सजदा करते वक्त पुलिस से आप लात डलवा देते हो। इफ्तारी के बाद हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी के बाहर से आए हुए गुजरात में तालीम हासिल करते हुए तरावियों के दौरान पीट पीट के उनकी वो हालत की कि उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। क्या खता थी उनकी? यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने की कोई जगह थी नहीं। अपने हॉस्टल के बाहर जिस तरह हमारा करना है जमा हो गए और तरावियां पढ़ रहे थे, पीटा उनको। यहां जुमतुल विदा को आपने दरगाह हजरत पर देखा होगा, मैं खुद वहां मौजूद था। अपनी मर्जी से एक आदमी ने इस्लाम कबूल किया, मर्जी से। मैं बैठा था वहां पे, इमाम साहब ने एक बार नहीं 4 बार उससे पूछा, क्या आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हो? कहा हां। कहा क्या आपको किसी ने कोई रिश्वत दी? कहा नहीं। कहा किसी ने आपको डराया धमकाया? कहा नहीं। कहा किसी ने आपको कोई लालच दी? कहा नहीं। पूछा क्या आप दिल से कबूल कर रहे हो? कहा जहां मैं दिल से इस्लाम कबूल कर रहा हूं। कहा ठीक है। फिर किलमा पढ़वाया, उसको मोहम्मद फारूक का नाम दिया और वो मुसलमान बना। बीजेपी को ये बात पसंद नहीं आई। क्या किया इमाम साहब को? दूसरे दिन उठा के उसको कहीं और पहुंचाया। ईद की नमाज वहां इमामत करने की उसको इजाजत नहीं दी। और फिर ये कहते हैं कि यहां से बीजेपी जीतनी चाहिए। इस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए किया क्या? कौन सा नया प्रोजेक्ट यहाँ है? जिस हाईवे 4 लेनिंग की ये बात करते हैं, ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की देन। जिस रेलवे के जरिए कूल संगलदान से आप लोग बानीहाल आते हो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, यहां से श्रीनगर जाते हो, उस रेल की संग बुनियाद कांग्रेस के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। नए जिले, ब्लॉक, तहसील, नियाबत, ये क्या इनकी मेहरबानी थी? अरे ना, किस नौजवान को इन दिनों में रोजगार का ऑर्डर मिला? कौन सा नया अस्पताल बना? कौन सा नया स्कूल खुला? कौन सा नया स्कूल या कॉलेज अपग्रेड हुआ? कहीं पे भी नहीं। कोई कारखाना नहीं आया। फिर वजीर आजम साहब कहते हैं कि यहां इलेक्शन होंगे। अरे कौन सा एहसान हुआ इलेक्शन का? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमें तो 6 साल हो गए, 18 में हमारी असेंबली रद्द की गई। हमें तो 6 साल हो गए असेंबली इलेक्शन मांगते मांगते। जहां तक स्टेटहुड वाली बात, अरे स्टेटहुड तो आप लोगों ने जहां हमें यूटी बनाया। इसलिए अपनी बात यहां पे खत्म करते हुए मैं आप सबसे सिर्फ ये मोहतबाना गुजारिश करना चाहता हूं
कि अगर आप जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से मुतमईन हैं तो फिर आप कहीं और बटन दबाइए, मुझे कोई गिला नहीं होगा। लेकिन अगर आप मौजूदा हालात से परेशान हैं, अगर आप मौजूदा हालात से मायूस हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि तरक्की का कोई नया दौर आपके लिए शुरू नहीं हुआ है, अगर आप मुल्क के हालात से परेशान हो, तो मेहरबानी करके 19 अप्रैल को सुबह सवेरे मुंह हाथ धोके आपने बिस्मिल्लाह करके पोलिंग बूथ में जाके चौथे बटन को ढूंढ के वहां हाथ का निशान होगा। उस हाथ के निशान में हल का भी निशान है। मिलके हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि हमने मुल्क में वो ताकतें हरानी है जिन ताकतों ने यहां सिर्फ नफरत और जहर भुगोने का जो है काम किया हुआ है। अब इस उम्मीद के साथ कि मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी आज से लेकर 19 तारीख तक मुकम्मल इस कोशिश में लगे रहेंगे कि एक एक वोट यहां से हाथ के निशान पे जाके इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को यहां से कामयाब करके भेजेगी। मैं आप सबसे इस बात पे इजाजत चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इलेक्शन के बाद हमें दोबारा मुलाकात का मौका हासिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।